गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वो चैप्टर था हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। उन्होंने बीच बीच में जितने भी शहर आए उन सब का घटनाक्रम का वर्णन किया है और फिर वो मॉरिशस कैसे पहुंचते हैं। हमने आपको बता दिया था कि मॉरिशस में जब लेखक पहुंचते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बताया था कि मॉरिशस सच में एक छोटे पैमाने पर भारत ही कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में अधिकांश भारत और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग निवास करते हैं, तो हिंदी का भी बोलबाला है। मॉरिशस की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल की भाषा क्रियोल है। राजभाषा अंग्रेजी है लेकिन बोलचाल की जो भाषा है वो क्रियोल है। जो भाषा भोजपुरी और फ्रेंच की जो भाषा है उसके मिश्रण से बना हुआ है, वो बोली जाती है, उसे हम क्रियोल भी वहाँ के लोग उसको कहते हैं। और क्रियोल के बाद जो दूसरी जन भाषा किसे कहते हैं? जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बोली जाए, लोगों में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित हो, उसे हम जन भाषा कहते हैं। लोगों की अपनी भाषा वो भोजपुरी ही है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ के लोगों को भोजपुरी इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के वहाँ निवास करते हैं और भारतीय वहाँ भोजपुरी बोलते और समझ लेते हैं। सभी भारतीय वहाँ भोजपुरी बोलते और समझ लेते हैं। और जो चाइनीज लोग रहते हैं, जो चीनी लोग भी वहाँ भारतीयों के बगल में रहते हैं, पड़ोस में, वो भी भोजपुरी खूब अच्छा से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। और मॉरिशस की भोजपुरी जो है वो शाहाबाद और सारण की भोजपुरी नहीं, उसमें फ्रेंच के बहुत सारे शब्द घुस गए हैं, जो संज्ञा पद हैं फ्रेंच के घुसे हुए हैं। और क्योंकि कोई कोई शब्दों के अर्थ पूछने पड़ते हैं, जब भोजपुरी भाषा वो बोलते हैं तो उसमें जो फ्रेंच भाषा है उसको भी उन्होंने मिला दिया है, इसलिए कोई कोई शब्द बाज अर्थात कोई कोई शब्द जो है वो उसका अर्थ पूछना पड़ता है। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं। जब हिंदी बोलते हैं और भोजपुरी बोलते हैं तो मॉरिशस के जो निवासी है उनको एक सूत्र में वो बांधते हैं। और मॉरिशस भारत को साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। अब हिंदी जो भाषा है, हमने कहा ना, हिंदी भाषा शांति का प्रतीक है, मेल मिलाप का प्रतीक है। तो वहाँ के लोगों को मॉरिशस के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम भी हिंदी भाषा बखूबी निभा रही है। हिंदू संस्कृति जो है हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसकी रक्षा का काम जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। वहाँ के लोग भी तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ते हैं और हमारी संस्कृतियों और सभ्यताओं से परिचित होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। मॉरिशस में ईख की खेती, ईख आपको समझ में आ गया होगा, गन्ना को कहते हैं। ईख को गन्ना कहते हैं। आप बहुत छोटे होंगे तो ईख पढ़ते होंगे, जब मात्रा ज्ञान करते होंगे और जब शब्द ज्ञान किए होंगे तो ई से ईख पढ़ा होगा आपने, तो उसी ईख का मतलब होता है गन्ना। वहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है, जिसमें वहाँ के लोगों को बहुत पैसा मिलता है उससे। और भारतीय वंश के कारण, अर्थात यहाँ के लोग भारतीयता के कारण वहाँ गन्ने की खेती होती है। सारा मॉरिशस जो है कृषि प्रधान द्वीप है। चूंकि द्वीप है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो वहाँ कृषि होती है, खेती होती है। वहाँ चीनी जो है मुख्य और एकमात्र उद्योग है। चीनी, क्योंकि गन्ना बहुतायत मात्रा में होता है गन्ना, इसलिए चीनी वहाँ बहुतायत मात्रा में मिलती है। भारत में बैठकर हम ये समझ नहीं पाते। लेखक ने आगे अपनी बातों को बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि भारत में बैठे बैठे तो हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, अर्थात जीवन देने वाली, प्राण देने वाली और चिरायु अर्थात बहुत लंबे समय तक जीने वाली। भारतीय संस्कृति की आयु बहुत लंबी है,
उन्होंने कहा कि ये भारत में बैठकर हम नहीं समझ पाते, ये जब हम दूसरे देशों में जाते हैं और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को इतना मान सम्मान प्राप्त होता है, तब ये समझते हैं हम कि हमारी सभ्यता कितनी अच्छी है। मॉरिशस जाकर हमने अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लिया। हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, वो प्राण देने वाली है, लोगों को जीवन देने वाली है, ऐसा मैं वहां जाकर समझ पाया। उन्होंने कहा कि मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया, अर्थात वहां के हो जाएं, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को, वहाँ की जाति को अपना ले, लेकिन भारतीय लोगों ने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा और उनके लालच को ठुकरा दिया। प्रलोभन मतलब लालच, उनकी लालच को ठुकरा दिया और वे अपने धर्म पर अड़े रहे, अपने धर्म को उन्होंने नहीं त्यागा और जिस द्वीप में, जिस परिस्थिति में उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने एक छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो बेटा, भारतीय लोगों ने क्रिस्तान नहीं बना, उन्होंने नहीं स्वीकार किया वहाँ का धर्म, और वो अपने धर्म के लिए उसी परिस्थिति में डटे रहे जिस परिस्थिति में उनको रखा गया, और उसमें उन्होंने उस परिस्थिति में भी उस द्वीप को एक छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो ये जो है भारतीयों की ये बहुत बड़ी खासियत है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप में वो एक अपनी सभ्यता, एक संस्कृति का परिचय दे देते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सबको अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रमुख ग्राम में, जो गांव है, वहाँ एक शिवालय होता है जहाँ शंकर भगवान का मंदिर होता है। शिवालय का मतलब जहाँ शंकर भगवान का मंदिर हो। मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं। चूंकि हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो तुलसी द्वारा रचित रामायण का पाठ करते हैं और ढोलक और जो झांझ होता है उस पर गायन करते हैं। शिव मंदिर में जाते हैं और ढोलक झांझ पर रामायण का गायन करते हैं। मंदिर और शिवालय को, लेखक ने बताया कि हमने भारत से ज़्यादा मंदिर और शिवालय को वहाँ स्वच्छ पाया, बहुत साफ सुथरा। वहाँ के जो भारतीय हैं वो अपने मंदिर और शिवालय को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, और इतना अच्छा लगा उनको कि ऐसा महसूस किया उन्होंने कि कितना अच्छा होता कि हम भी भारत में अपने मंदिरों को इतना ही स्वच्छ रख पाते, इतना ही स्वच्छ और साफ सुथरा रख पाते कि जितना मॉरिशस के लोगों ने रखा है। और वहाँ उन्होंने, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मंदिर में कुछ भी चढ़ाते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, वहीं फेंक देते हैं। फूल माला, तमाम सारी अगरबत्ती है, सब कुछ कागज है, कुछ भी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे मंदिर हमारा गंदा हो जाता है। तो लेखक ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार मॉरिशस के लोगों ने मंदिर को साफ सुथरा रखा है, वहाँ के शिवालय को, हमको भी उनसे सीख लेनी चाहिए और उसी प्रकार अपने मंदिरों को हमें भी स्वच्छ रखना चाहिए। वहाँ का परी तालाब, मॉरिशस में एक परी तालाब है जो हिंदुओं का जो भक्ति धाम है उसके वजह से वो पुण्य हो उठा है। और परी तालाब केवल तीर्थ स्थान नहीं है, वो पिकनिक स्थल भी लगता है, क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा है, अच्छा लगता है। इसलिए लेखक ने बताया कि वो एक पिकनिक स्थल भी है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। और शिवरात्रि जब आती है साल में एक बार, तो सभी मॉरिशस के हिंदू लोग क्या करते हैं कि श्वेत वस्त्र अर्थात सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, पहनते हैं, और अपने कंधों पर कांवर लेकर जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव में बने शिवालय अर्थात मंदिर में लौट जाते हैं और वहां शिव जी को जल चढ़ाकर ही अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो कांवर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा। इस साल तो नहीं, कांवर की पूजा नहीं हुई ना, क्योंकि इस साल तो कोविड के वजह से हम लोगों ने बहुत सारे अपने धार्मिक आयोजनों को स्थगित कर दिया है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सब धर्म के लोगों ने सर्वसम्मति से सभी धार्मिक आयोजनों को स्थगित कर दिया, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। कोविड का प्रकोप जो चल रहा है बेटा, महामारी, इस वजह से। नहीं तो अभी पिछले साल तक आपने देखा कि जो
देवघर में हिंदू लोग जाते हैं, जो सावन का महीना चलता है, अपने पीठ पर वो कांवड़ लेके जाते हैं और उसमें जल लेकर जाते हैं उसमें, और शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो मॉरिशस में भी हिंदू यही करते हैं और फिर वहाँ से पानी जो ले आते हैं परी तालाब से, वो शिव मंदिर पे चढ़ाकर तभी अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सब काम जो है बड़ी भक्ति भावना से वे करते हैं, उनको बोझिल नहीं लगता और बहुत ही पवित्रता से करते हैं। और जितने भी बड़े लोग होते हैं उस दिन सफ़ेद कपड़ा, मतलब धोती कमीज़, गांधी टोपी वहाँ भी प्रचलित है, वो पहनते हैं, और बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उनको भी पहननी पड़ती है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि गांधी टोपी पहनना वहाँ अनिवार्य है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला बहुत आकर्षित करता है, लोगों को आकर्षित करता है, और वे जो मेला लगता है उसको सभी धर्मों के लोग जो वहाँ हैं वो सब देखने आते हैं। तो इस प्रकार बेटा लेखक ने अपने यात्रा वृतांत को, जो मॉरिशस की उनकी यात्रा थी, उसको अपने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आप तक भेजने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के साथ मैं आपका पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो इसका आप क्वेश्चन आंसर वही करिएगा जो मैं पीडीएफ में भेजूंगी। रीडिंग जरूर लगाइएगा ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके। थैंक यू बेटा।